बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक तो जुनैद अकबर साहब को मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन के लिए जब नाम दिया तो वहाँ इत्तफाक हो गया और जुनैद अकबर साहब बन गए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन। अब उनको एक ओहदा और मिल गया जुनैद अकबर साहब को। एकदम से काया पलट गई है। पहले जुनैद अकबर साहब पार्टी में साइड लाइन थे और ग्रुपिंग हुई थी पार्टी में, और जो वज़ीर आला ग्रुप है वो उनको इतना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन अब मामला काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि ठीक हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर जो पहले सूबाई सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से, और उन्होंने अपनी सदारत के दौरान बड़े मुश्किल हालात का सामना किया। यानी जब अली अमीन गंडापुर के पास सदारत थी तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छा माहौल नहीं था और बड़ी सख्तियाँ हुई। बड़ा मुश्किल इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर ना सिर्फ इलेक्शन लड़ा बल्कि इलेक्शन जीत कर वहाँ पे हुकूमत भी बनाई। तो ये एक मुश्किल तरीन दौर था बतौर सदर किसी भी सियासतदान के लिए। तो वो उन्होंने वो टाइम पूरा कर लिया। उसके बाद अब क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं और सदर भी हैं अपनी पार्टी का सूबे का, लिहाजा इमरान खान साहब ने अब ये एक और फैसला किया है। इस फैसले को आप दो नज़रों से देख सकते हैं। एक ये कि इमरान खान साहब जो एकदम एक ग्रुप बढ़ता चला जा रहा है पार्टी के अंदर और वो अपना एक असर रसूख कायम कर रहा है। इमरान खान साहब इस तरह की वो एक पावर पॉलिटिक्स भी नहीं चाहते अपनी पार्टी के अंदर, और वो दूसरी तरफ भी चाहते हैं कि चेक एंड बैलेंस हो पार्टी के अंदर। दूसरा, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर के ऊपर से एक जिम्मेदारी उतारी है कि ठीक है जी, आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, आप वहाँ के मामला देखें, और खैबर पख्तूनख्वा के मामला देखें लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हो या दीगर चीज़ें हो, वो काफ़ी गंभीर हैं। तो बड़े चैलेंजेस हैं जिनका सामना करना है। वफाकी हुकूमत पैसा भी नहीं दे रही, फिर वफाकी हुकूमत के साथ डील करना। दूसरा मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर जब मुलाकातें वगैरह करते हैं हुकूमती लोगों से, तो उनकी मुलाकातों पे पार्टी के लोगों को एतराज़ भी होता है। तो पार्टी के स्ट्रक्चर को और वज़ीर आला के स्ट्रक्चर को दोनों को अलग अलग कर दिया इमरान खान साहब ने। इससे फ़ायदा ही होगा पार्टी को। जुनैद अकबर साहब एक पुराने वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं, और ये शुरू से यानी अपने गाँव की सियासत से ऊपर आते आते यहाँ तक पहुँचे हैं। लिहाजा ये एक अच्छा एडिशन हो गया है। उन्हें तंजीम साजी का इन चीज़ों का आइडिया है। तो जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने एक और अहम जिम्मेदारी दे दी है, और इसके बारे में जो पार्टी के जराए वो ये कह रहे हैं कि ये अफाम व तफहीम के साथ काम हुआ है, इसमें कोई किसी किस्म की मुखालफत नहीं है, लेकिन जो कुछ चलता रहा माजी में वो सब जानते हैं। जुनैद अकबर साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा जी, तोशा खाना का जो 50 साल का रिकॉर्ड है वो मैं निकलवाऊंगा। अब ये तोशा खाना का अगर 50 साल का रिकॉर्ड निकलेगा ना तो बड़ा कमाल रिकॉर्ड है तोशा खाना का भी। यहां लोग जो है वो ओने पोने चीजें लेकर चले गए हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने आपको कहा ना, इसके बाद इख्तियारात होते हैं। ये डाटा तक एक्सेस कर सकता है, डाटा निकलवा सकता है, सवालात पूछ सकता है, जवाब मांग सकता है, मालूमात तक इसकी रसाई होती है। इसके बाद इख्तियारात भी होते हैं। तो बतौर पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तोशा खाना का रिकॉर्ड निकलवा लेना जुनैद अकबर साहब के लिए कोई बड़ी डील नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो रिकॉर्ड है जो हाई कोर्ट्स नहीं निकलवा पा रही थी, अगर आपको याद हो तो। जजों ने बेचारों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन तोशा खाना का रिकॉर्ड जजों को नहीं मिल रहा था। ये हालात भी हमने देखे। लेकिन अब ये जुनैद अकबर साहब का पहला बड़ा चैलेंज है जो उन्होंने खुद ले लिया है कि वो तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने लेकर आएंगे। तोशा खाना में जो है वो तहाइफ लेना जायज़ है कि आप एक मखसूस कीमत अदा करते हैं, जैसे इमरान खान ने की, जैसे माजी में कुछ और लोगों ने की, जैसे शाह महमूद कुरैशी ने की। लेकिन कुछ चीज़ें लेना नाजायज़ है, जैसे कि गाड़ियाँ। लेकिन नवाज शरीफ ने और जरदारी ने, इन लोगों ने गाड़ियाँ निकलवाई तोशा खाना से जो रूल्स के खिलाफ था। लिहाजा ये सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। मरियम नवाज की भी एक गाड़ी के चर्चे हैं, वो भी सामने आएगी। देखना यह है कि किसने तोशा खाना पे कितना हाथ मारा। अब अगर इमरान खान की हुकूमत आ जाए कल को, तो उनको भी चाहिए कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक करे, और सिर्फ ये सियासतदानों का नहीं करना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स का करना चाहिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का करना चाहिए। जजों को, जर्नैलों को कितने तोहफे मिले, और वो तोहफे जो है वो उन्होंने कितनी कीमत पे हासिल किए, और वो कीमत कैसे अदा की गई, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। अब सारा मलबा जो है वो सियासतदानों पे तो नहीं हमेशा गिरना चाहिए। बहरहाल ये अब देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से जो है ना वो कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। खासतौर पे जो डी चौक में 2 मरतबा उनके साथ हुआ, उस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब के सामने बहुत बड़े बड़े सवालात खड़े हैं कि दोनों मरतबा वो अपने लोगों को छोड़कर चले गए। एक मरतबा तो उन्होंने बहुत सारे पहाड़ क्रॉस कर लिए जो कोई अच्छा खासा एथलीट वो नहीं कर सकता, और ये चीजें उनके सियासी मुखालिफिन उनके खिलाफ इस्तेमाल कर भी रहे हैं और आइंदा भी इस्तेमाल होती रहेंगी। ये बात जो सियासत को जानता है उसको अच्छी तरह पता है। अच्छा जी, आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ये बात जो है वो की है जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने ये फैसला किया और हम बैठकर ये फैसला करेंगे
कि आलिया हमजा साहिबा को पंजाब में क्या अहम जिम्मेदारियां देनी है। अब आलिया हमजा साहिबा से भी बात की जाएगी, क्योंकि अब तंजीम साजी का अमल जो है वो भी है और आगे जो है वो पार्टी के अंदर नए लोगों की इंडक्शन भी है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे ही रूम मिलेगा, उन्हें थोड़ा सा उनको स्पेस मिलेगा, तो वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी बहुत बड़ी अब एक तंजीम भी चाहिए होगी। लिहाजा एक नया स्ट्रक्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बनेगा। आलिया हमजा की जो कुर्बानियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बीमार होने के बावजूद उन्होंने बड़ी सख्त जेल काटी है और बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की है। उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने, खुद आलिया हमजा ने, लगातार उनके ऊपर जितनी फस्तायत और जुल्म था पंजाब के अंदर, और ये शरीफ खानदान के ईमा के ऊपर था, क्योंकि उन्हें खतरा था कि उनकी एक मजबूत सीट जो है वो आलिया हमजा छीन लेंगी। और वहां पर अब मकबूलियत बिल्कुल नहीं है इनके पास। जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आलिया हमजा इनको नाकों चने चबवा के वो सीट इस वक्त तो जीतने की पूरी पोजीशन में है। तो ये आलिया हमजा साहबा के हवाले से भी एक खबर है। और दूसरा, मुज़ाकरात की बैठक के लिए इमरान खान साहब ने एक शर्त आयद की है। यानी मुज़ाकरात तो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अब वो कहते हैं कि जी नो कमीशन नो मुज़ाकरात, यानी हम कोई मुज़ाकरात आपसे नहीं करेंगे जब तक कि आप कमीशन नहीं बनाएंगे। यही बैरिस्टर गौहर ने कहा, यही सारी पार्टी ने कहा कि हुकूमत अनाउंस करे कि हुकूमत कमीशन बनाती है तो हम हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं। अब इसमें हुकूमत ने भी मशरूत आमादगी जाहिर की है राणा सनाउल्लाह के मुंह से। राणा सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर हैं। तो राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जनाब ठीक है, हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कुछ TORs के मामला हैं और कमीशन किन बंदों पे होगा, अब वो उन चीजों की तरफ जा रहे हैं। यानी हुकूमत एक ऐसा कमीशन बनाना चाहती है कि जो इतना कमजोर कमीशन हो, जैसे काजी फायद ईसा, यानी ऐसा कमीशन बनाना चाहती है कि अपने ही जज बैठा दें, अपना ही फैसला मुसल्लत कर दें, अपनी मर्जी के TOR ले आए और हुकूमत अपनी मर्जी से अपने आप को और अपने सहूलतकारों को क्लीन चिट दिलवा दे। तो उनकी कोशिश ये है, वो ये शर्त दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शर्त यह है कि कमीशन बनाने का आप ऐलान करें, 28 जनवरी को आके हम बैठ जाएंगे, लेकिन आप पहले ऐलान करें कि आप कमीशन बना रहे हैं, फिर आकर बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। फिर एक और शर्त अभी सामने आई है और ये सलमान अकरम राजा साहब ने ये कहा कि इमरान खान की हदायत के मुताबिक हम 28 जनवरी के मुज़ाकराती दौर में इस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक मुज़ाकराती कमेटी और इमरान खान की मुलाकात ना हो जाए। अब मुज़ाकराती कमेटी को भी इमरान खान से मिलवाना पड़ेगा। 2 दिन बाकी हैं, यानी 26 और 27, कल और परसों के 2 दिन है, एक दिन इतवार का, एक दिन पीर का है। मंगल वाले दिन कमेटी को बुलाया हुआ है बैठने के लिए। अब सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान से तफसीली बातचीत हुई है, इमरान खान इस चीज से बाखबर है कि गोली चली, फस्तायत का माहौल है, हमारे मुतालबात का मजाक उड़ाया गया, हम पाकिस्तान के लोगों को बताएंगे कि इस दिन क्या हुआ। वो कहते हैं गोली नहीं चली, हमारे शोधा हैं और जख्मी भी हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, वो तो जेल में है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर जो फैसला साज है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत बाहर मौजूद है, मैं बड़ा क्लियरली और ओपनली ये बात कर सकता हूं कि सानिया डी चौक में जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर उनका मौकिफ कंप्रोमाइज्ड है। यानी अभी तक जो उनकी एफर्ट है वो बड़ी कमजोर नजर आती है। अगर इनके अपने घर से कोई बंदा मर गया होता तो ये क्या इतने ही सुकून से बैठे होते जितना कारकुनों की शहादत के ऊपर ये सुकून से बैठे हुए। यानी उनका बेचारों का केस लगता है अदालत के अंदर, इनके MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, ये वो केस सुनने के लिए भी नहीं जाते, उसकी समात के ऊपर भी नहीं जाते। होना तो ये चाहिए कि वजीर आला खुद पहुंचे, जो आदमी लेकर आया था सारे लोगों को, जिसके लाने की वजह से वहां पे लोग मारे गए, उसको खुद अदालत में आकर खड़े होना चाहिए कि मैं आया था इन लोगों को लेकर, रियासत ने उन्हें गोलियां मारी हैं, मुझे इंसाफ दो। वजीर आला को खड़ा होना चाहिए, उसकी कैबिनेट को खड़े होना चाहिए, सारे के सारे MNAs को और सेनेटर्स को खड़े होना चाहिए, लेकिन ये अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होते। अभी तक कोई 1 इंच भी ये हासिल नहीं कर सके, ना CCTV फुटेज, ना अस्पतालों का रिकॉर्ड, ना कोई FIR, ना लापता अफराद के हवाले से कोई डाटा, ना उनके घर वालों के इंटरव्यूज, ना हाई कोर्ट्स के अंदर पटिशंस, कोई चीज ये लोग नहीं कर सके। तो ऐसा लगता है कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में खसूसन इस मामले के ऊपर ये काफी हद तक कंप्रोमाइज है। नाज़रीन, बिलावल ने एक दावा किया, पहले वो दावा आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि बिलावल का दावा कितना सच्चा और कितना झूठा है। बिलावल ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। ये जनाब बिलावल का स्टेटमेंट जो है वो ये कोट हुआ कि अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर नाश्ते में शिरकत करूंगा। अब जरा आपके सामने पूरा पोल खोलते हैं, इनको झूठ बोलने की आदत है, लिहाजा हम आपको सच बताते हैं, ये फिर फेक न्यूज है। अब बिलावल के ऊपर पर्चा होएगा, बिलावल को गिरफ्तार किया जाएगा, पीका ऑर्डिनेंस लगेगा बिलावल के ऊपर, झूठा प्रोपेगेंडा किया, फेक न्यूज फैलाई। असल खबर यह है कि अमेरिका में फरवरी की हर पहली जुमेरात को, यानी अमेरिका में जब भी फरवरी का महीना आता है तो उसकी जो पहली जुमेरात होती है
वहां पे एक नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट होता है, नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट। यानी एक सुबह नाश्ता किया जाता है जिसमें लगभग कोई 3,500-4,000 बंदा शामिल हो जाता है। दुनिया के 100 मुल्कों से मुख्तलिफ मेहमान भी आते हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक की अम्बेसियां जो हैं उनको पासेस जारी कर दिए जाते हैं और वो अपने मुल्कों से लोगों को बुलवा लेते हैं जो आकर इस नाश्ते में शामिल होते हैं। इसमें कारोबारी लोग भी आते हैं, सियासतदान भी आते हैं और मुख्तलिफ ममालिक के वजीर शदीर ऐसे लोग भी आते हैं। 2023 तक ये जो नाश्ता होता था ना, इसको सदर तो इसका होस्ट ही नहीं है, सदर तो ये नाश्ता करवाता ही नहीं है, वो तो दावत कैसे दे सकता है? सदर ट्रंप ये नाश्ता नहीं करवाता। अमेरिका का हर सदर इस नाश्ते के अंदर बतौर मेहमान जाता है और एक खिताब करके निकल जाता है। जो जुमेरात का दिन होता है, पहली जुमेरात का जो दिन होता है फरवरी का, उसमें अमेरिकी सदर जाता है, चाहे वो कोई भी हो, वो नाश्ते के शुरुआत से खिताब करता है। और ये एक नाश्ता नहीं होता, बहुत सारे नाश्ते और भी होते रहते हैं दीगर रियासतों के अंदर। तो अमेरिकी सदर जो है वो उसके अंदर खिताब करता है। दो लोग खिताब करते हैं, एक अमेरिकी सदर खिताब करता है हर साल, और एक जो खिताब करने वाला बंदा होता है उसका नाम सरप्राइज रखा जाता है। अब बिलावल के स्टेटमेंट से तो लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो दूसरा बंदा सरप्राइज रखा गया है कि अमेरिकी सदर के साथ उस नाश्ते में खिताब करेगा ब्रेकफास्ट में, वो शायद बिलावल ही होगा, ऐसा लगता है बिलावल जरदारी के स्टेटमेंट से। लेकिन हकीकत यह है कि 2023 तक ये नाश्ता जो है इसको होस्ट करने वाली जो तंजीम थी उसका नाम था क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन फेलोशिप फाउंडेशन। पहले ये इसको होस्ट करती रही है 2023 तक। ये मामला शुरू हुआ था 1953 में और ये अब तक वहां पे नाश्ता करवाया जा रहा है। अब 2023 के बाद से यानी गुज़िश्ता साल से जो नाश्ता करवाने वाली तंजीम है वो तब्दील हो गई है और अब जो तंजीम करवा रही है नाश्ता उसका नाम है नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट फाउंडेशन। तो ये जनाब एक नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट होने जा रहा है। इसके अंदर बिलावल साहब को अम्बेसी ने यानी ऐवान सदर में उनके वालिद हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए कि ये पास उनको मिल गया। बहुत सारे और पाकिस्तानी भी वहां पे पहुंच जाएंगे। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। इसके अंदर सदर एक खिताब करता है और एक दूसरा बंदा खिताब करता है और मामला खत्म। अब इसके ऊपर भी बिलावल ने झूठ बोल दिया कि जनाब मुझे सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावत दी है, खास तौर पे कि बिलावल तू जरूर आना ही, कोई और आवे ना आवे। अगर बिलावल ना पहुंचा ना तो मैंने तकरीर नहीं करनी, बल्कि मैंने नाश्ता भी नहीं करना अगर बिलावल ना आया तो। यानी इस तरह ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इन्हें लगता है पाकिस्तानी जो है वो आज भी रोटी को चोची कहते हैं। कोई भी चीज गूगल करो वो सारा रिकॉर्ड खुल जाता है। इसीलिए ये सोशल मीडिया से नफरत करते हैं कि सोशल मीडिया इनके सारे पोल खोल देता है। अब पंजाब के निसाब के अंदर मरियम नवाज ने अपना और अपनी वालदा का नाम शामिल करवा दिया है कि जनाब बड़ी बाहिम्मत खवातीन है और बड़ी इनकी कुर्बानियां हैं। भाई इनसे 10 गुना ज्यादा अगर किसी का हक बनता है ना कि उनका पंजाब के निसाब में नाम शामिल किया जाए तो यास्मीन राशिद साहिबा का नाम शामिल किया जाए, आलिया हमजा साहिबा का नाम शामिल किया जाए, जिन्होंने मरियम नवाज से 10 गुना से भी ज्यादा सख्त जेलें देखी हैं, जिन्होंने सख्त तरीन हालात बर्दाश्त किए हैं। इनकी तो वीवीआईपी किस्म की जेल थी। जेल के अंदर इनके पास मोबाइल फोन था, वो भी एंड्रॉयड वाला आईफोन। उसके ऊपर ये राब्ते करते थे सबके साथ, हर चीज इनके कंट्रोल में थी। मैंने वो वीडियो देखी जहां पे मरियम नवाज से मोबाइल फोन वापस रिकवर किया गया है और वो पुलिस वालियां थी जो गुड़ियाबाजी कहती थी, वो जाके उन्होंने मोबाइल फोन दिए थे इनको। लाए ना वो वीडियो कॉम के सामने रखे, लग पता जाएगा ये वहां पे कैसे धमकियां लगा रही थी वहां पे नैब में आने वाली खवातीन एहलकारों को। तो यास्मीन राशिद का नाम होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, आलिया हमजा का नाम होना चाहिए अगर होना चाहिए तो, अपना नाम शामिल करवा दिया। भाई इनका बस चले तो इस तरह तो ये फिरदौस आशिक अवान साहबा का नाम भी शामिल करवा दें, रिहाम खान का नाम भी शामिल करवा दें कौमी निसाब में, कोई रह ना जाए उसका नाम भी डाल दें। वो क्या नाम है, अयान अली, उसकी भी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उसका नाम भी डाल दें। फिर जो बाकी टिकटॉकर्स बच गई है उनका नाम भी डाल दें फिर इसके अंदर। यानी अजीबो गरीब इनकी हरकतें। और नून लीग इस कदर सठिया गई है कि अब बहके बहके बयान देती है। कभी कहते हैं जी शौकत खानम अस्पताल नवाज शरीफ ने बनाया, कभी कहते हैं जी नमल यूनिवर्सिटी जो है वो शहबाज शरीफ ने बनाई, कभी कहते हैं जी अलकादर यूनिवर्सिटी जो है ये मरियम नवाज पढ़ाएंगी वहां पे। यानी इमरान खान ने इन लोगों को ऐसा लगता है कि ज़हनी मरीज बना दिया है। तहरीक इंसाफ ने एक और काम किया जी, और ये बड़ी कार्रवाई है। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। यानी 26वीं आईनी तरमीम में जो तहरीक इंसाफ की दरखास्त है ये बड़ी मजेदार है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और जब तक इसका फैसला नहीं आता तब तक जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की भी इस्तदा की गई है कि नए जज ना लगाए जाए। एक तो तहरीक इंसाफ काफी लेट आई है, उन्हें पहले ये डालनी चाहिए थी दरखास्त। अब तो बहुत सारे जज तैनात भी हो गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गए, सिंध हाई कोर्ट में भी आ गए। दरखास्त में कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार दी जाए, 26वीं आईनी तरमीम के होने वाले तमाम इकदाम कलअदम करार दिए जाएं। अब मामला यह है कि जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, वो कदम तो आईनी बेंच की तश्कील है। और आईनी बेंच ही अगर कलअदम होने का, अपने ही कलअदम होने का खुद केस सुनेगा तो फिर हो गया इंसाफ। यानी जिस
बेंच के खिलाफ ये केस बन रहे हैं कि ये मुतनादे बेंच है, ये 26वीं मुतनादे आईनी तरमीम के नतीजे में बना है, लिहाजा तरमीम फारग की जाए, बेंच भी फारग किया जाए, वही बेंच फैसला करेगा कि हमने फारग होना या नहीं होना। और भाई कोई बंदा अपनी भी नौकरी फारग करता है, इसको तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये जजेस या ये बेंच तो इस केस को सुन ही नहीं सकता, ये मामला तो फुल कोर्ट में जाना चाहिए, और फुल कोर्ट में भी ये वाले जज नहीं बैठने चाहिए, ये जो आईनी बेंच का हिस्सा है। इनके अलावा जो दीगर जजेस हैं उनको बिठाया जाना चाहिए। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक एतराज किया है, और उनका जनाब बड़ा जायज एतराज है। मंसूर अली शाह साहब ने एक तौहीन अदालत का केस लगाया हुआ था, और एडिशनल रजिस्ट्रार ने अपील कर दी इसके खिलाफ, तो उस पर एक बेंच बनाया गया है। उस बेंच पे मंसूर अली शाह साहब ने भी एतराज कर दिया है। यानी एतराज उन्होंने क्यों किया है, इसको जरा आप समझें। जो आईनी कमेटी है ना, आईनी बेंच की भी एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने मंसूर अली शाह साहब का मुकदमा कहीं और मुंतकिल करवा दिया था, और एडिशनल रजिस्ट्रार ने यह काम किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नरगे में आ गए। अब मामला यह है कि वो जब अपील में गए तो उसी कमेटी के 2 जज उस बेंच के अंदर शामिल कर दिए गए। अब मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि क्योंकि उस कमेटी ने जिन्होंने फैसला किया, जिन 2 जजों ने फैसला किया, जिनके फैसले के खिलाफ यह सारा मामला खड़ा हुआ, वो अपने फैसले के खिलाफ कैसे केस सुन सकते हैं। यानी अपील की जाती है, अगर किसी जज ने गलत फैसला दिया तो उसके खिलाफ जब अपील में जाते हैं तो फिर वो जज तो नहीं सुन सकता ना। अब वही जजेस बैठ के उस कंट्रोवर्शियल मामले को सुनेंगे जो उन्होंने खुद पैदा किया। इनमें एक जज है जस्टिस जमाल खान बंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। इस पे जनाब बजा तौर पे एतराज उठाया है मंसूर अली शाह साहब ने कि आईनी जजेस कमेटी ने ही जस्टिस शाह साहब के बेंच से मुंतकिल होने वाला केस अपने आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया था, जिस पर तौहीन अदालत का केस शुरू हुआ। तो वही 2 जजेस अब बेंच में बैठकर अपने ही फैसले को कैसे गलत करार दे सकते हैं, बड़ा सवाल है जी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी की एक गलती जो है वो पाकिस्तान के गले पड़ गई है। पाकिस्तान का जो महकमा खारजा है वो सफाइयां पेश कर रहा है कि जी गलती से चले गए थे मोहसिन नकवी साहब न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना की तकरीब में। अब वहां पे पाकिस्तान की पूरी एम्बेसी काम करती है, एम्बेसी के अफसरान काम करते हैं, पूरा अमला काम करता है। यह मुमकिन नहीं है कि उनको पहले से ना पता हो कि ये किस तकरीब में जा रहे हैं, ये पहले से पता होता है और पूरा एक प्रोटोकॉल होता है। मोहसिन नकवी जैसे इंपॉर्टेंट आदमी को वहां पहुंचाना न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना जैसी तंजीम के प्रोग्राम में जो बहुत ज्यादा एंटी चाइना है, ये चाइना के लिए बड़ी तशवीश की बात है। अब ये सफाइयां दे रहे हैं, वहां पे एक दोस्त बनाने के चक्कर में जो पहले से दोस्त था उसको भी इन्होंने नाराज कर लिया है। तो ये इस वक्त इनकी ये पॉलिसी चल रही है। अब अंदाजा करेंगे पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो इस वक्त मुल्क के इक्तसादी और माशी उमूर देख रहा है। पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है वो इस वक्त सफारती मिशन के ऊपर है। पाकिस्तान का जो वजीर आजम है वो इस वक्त अर्दली बना हुआ है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो वजीर आला है वो इस वक्त टिकटॉक का एक मुकाबला खेल रही है, स्लोमोज बना रही है, और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। यानी बाकी जिन पे तकिया है वो कहते हैं जी हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस मुल्क के क्या हालात होंगे, आप सिर्फ इन 4 चीजों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे बड़े सूबे की वजीर आला क्या ड्रामे कर रही है, मुल्क का वजीर आजम क्या कर रहा है, मुल्क का वजीर दिफा जो है उसको दिफा के बारे में कुछ नहीं पता, वजीर खारजा जो है वो जनाब इक्तसादी मामलात में है, और वजीर खजाना जो है वो पता नहीं किधर गायब है, वजीर दाखिला जो है मुल्क के हालात खराब है और वो सफारती मिशन पे निकला हुआ है। अजीब मतंजन बना के रख दिया इस मुल्क का, पाकिस्तान के जो करता धरता है उन्होंने, और कहां पहुंचा दिया हमें। यानी एक शख्स की मुखालफत, एक आदमी की मुखालफत ने पूरे मुल्क का नक्शा बिगाड़ के रख दिया। हर चीज इन्होंने बर्बाद कर दी कि किसी तरह इमरान खान को नुकसान दे। लेकिन वो हदीस नबवी भी है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी को नुकसान ना पहुंचाना चाहे ना तो वो कोई भी नहीं पहुंचा सकता उसको नुकसान, सारी दुनिया मिलकर नहीं पहुंचा सकती। और अगर अल्लाह किसी को फायदा ना देना चाहे ना तो सारी दुनिया भी साथ खड़ी हो जाए तो उसका फायदा नहीं हो सकता। लिहाजा इमरान खान को गिराने के चक्कर में ये सारे इस कदर गिरे के कौम की नजरों से गिर गए। बाकी चीजें नाज़रीन अगले वीलॉग में शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।